हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीएमसीएच स्टाफ नर्स के पेपर के बारे में। ये जो पेपर है वो 20 जनवरी 2019 को हुआ था। ये पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा पार्ट होगा फर्स्ट, जिसके अंदर हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस बच गए हैं वो हम सेकेंड पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये पार्ट भी आपको कंप्लीट देखना है और नेक्स्ट पार्ट भी आपको देखना है। जिन्होंने जीएमसीएच का फॉर्म अप्लाई कर दिया है वो तो इस पेपर को देखे ही देखे, और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो भी इस पेपर को कंप्लीट जरूर देखें। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आपको फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपको कंप्लीट क्वेश्चंस पढ़ने हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम एंड डेप्थ इन ए क्लाइंट? किसी भी क्लाइंट के अंदर अगर रेस्पिरेटरी रेट है, जो रेस्पिरेटरी रिदम है और जो डेप्थ है वो अगर नॉर्मल है तो इस टर्म को क्या कहेंगे? बिल्कुल इजी क्वेश्चंस पूछा गया था। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करेक्ट आंसर करना है यूपनिया। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या कर देना है? यूपनिया। उपनिया का मतलब होता है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम एंड नॉर्मल रेस्पिरेटरी डेप्थ। यहाँ पे जो तीन टर्म और दी गई इनका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। पहली है यहाँ पे एपनिया। एपनिया का मतलब होता है सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का स्टॉप होना क्या कहलाता है? एपनिया। नेक्स्ट ब्रेडिनिया एंड नेक्स्ट टैकिनिया। ब्रेडी का मतलब होता है डिक्रीज एंड टैकी का मतलब होता है इंक्रीज। तो यहाँ पे डिक्रीज और इंक्रीज से आप समझ गए होंगे। ब्रेडिनिया का मतलब हो गया डिक्रीज ब्रीदिंग, या फिर आप बोल सकते हैं एबनॉर्मली स्लो ब्रीदिंग। और टैकिपनिया का मतलब होता है फास्ट फास्ट ब्रीदिंग। फास्ट ब्रीदिंग आप बोल सकते हैं, रैपिड ब्रीदिंग आप बोल सकते हैं, सेलो ब्रीदिंग आप बोल सकते हैं। दोस्तों आपको तीनों ही टाइम याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलार्म, रेजिस्टेंस एंड एक्सूजेंस आर कंसेप्ट रिलेटेड टू। यहाँ पे तीन जो स्टेज के नेम दे रखे हैं, ये जो कंसेप्ट के नाम आपको दे रखे हैं अलार्म, रेजिस्टेंस एंड एक्सूजेंस, ये किससे रिलेटेड है ये आपको पूछा गया है। दोस्तों आप यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो आप पढ़ते रहना। जिनके एक्सप्लेनेशन ऐड किए हैं वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं वो आपको खुद को पढ़ने हैं। मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन और उनके आंसर्स बता देता हूँ, तो आप ना जो है टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है? ऑप्शन डी, GAS। GAS जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है। तो चलिए मैं एक्सप्लेनेशन से और आपको बता देता हूँ। GAS यानी कि जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्टेज। यहाँ पे जो GAS है वो 3 स्टेज से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी वो 3 स्टेज है? अलार्म, रेसिस्टेंस एंड एक्सूजेंस। तो यही तो आपको पूछा गया है, जो अलार्म, रेसिस्टेंस एंड एक्सूजेंस का जो कंसेप्ट है वो किससे रिलेटेड है? तो आपको आंसर में क्या कर देना है? GAS जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। देखिए, अलार्म, फाइट और फ्लाइट इज द इमीडिएट रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू परसीव स्ट्रेस। जब भी बॉडी के अंदर कोई स्ट्रेस होता है तो सबसे पहले क्या होता है? अलार्म, फाइट एंड फ्लाइट, ये रेस्पॉन्स सबसे पहले जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्लाइंट इज इन लेट एक्टिव फेज ऑफ लेबर। कोई पेशेंट है जो लेट एक्टिव फेज यानी कि लेबर की लेट एक्टिव फेज के अंदर है। नेक्स्ट, सडनली सी टेल्स द नर्स सी फील्स वीक एंड डिजी। और वो अचानक से नर्स को कहता है कि मैं अपने आप को वीक और डिजी महसूस कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, द नर्स नोट्स द ड्रॉप इन मैटरनल BP यानी कि ब्लड प्रेशर एंड लेट डेसिलरेशंस ऑफ फिटल हार्ट रेट। जब उसके FHR मॉनिटर की जाती है तो लेट डेसिलरेशंस फाइंड आउट होता है नर्स को, और साथ ही उस मदर की जो ब्लड प्रेशर है वो भी क्या है? ड्रॉप है, यानी कि गिरा हुआ है, यानी कि हाइपोटेंशन की कंडीशन हो रखी है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया है, द इनिशियल एक्शन द नर्स शुड बी टू। यहाँ पे नर्स सबसे पहले, या फिर यहाँ पे नर्स का क्या काम रहेगा? नर्स को पता चल गया है कि मैटरनल जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप हो रहा है, यानी कि लो जा रहा है ब्लड प्रेशर, और जो फिटल हार्ट रेट है वो लेट डेसिलरेशंस हो रहा है। अब यहाँ पे पेशेंट भी बोल रहा है कि मैं अपने आप को वीक और डिजी महसूस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नर्स क्या करेगी? ऑप्शंस आपके सामने, ऑप्शंस आप पढ़ते रहना। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है? ऑप्शन सी,
असेस फॉर कॉर्ड प्रोलेप्स एंड वेजाइनल ब्लीडिंग। एजेनर्स आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉर्ड प्रोलेप्स को आपको असेस करना है या फिर वेजाइनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है ये आपको असेस करना है। यहाँ पे आपको आईवी ड्रिप इंक्रीज नहीं करनी है, ध्यान रखना ये आपको कुछ भी नहीं करना है, ना ही आपको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है, ना ही आपको डिलीवरी करवानी है। ये काम होते हैं डॉक्टर्स के। आप नर्स हो तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जो कॉर्ड प्रोलेप्स और वेजाइनल ब्लीडिंग है वो आपको असेस कर लेनी है। एजेनर्स आपको यहाँ पे फंक्शन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग विच वॉर डिड द यूनाइटेड स्टेट्स आस्क फॉर फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स असिस्टेंस इन सेटिंग अप मिलिट्री हॉस्पिटल्स। यानी जो यूनाइटेड स्टेट है वहाँ पे जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उनको मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए कहा गया था कि कौन से मतलब कौन से युद्ध के दौरान मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल को असिस्ट किया गया। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए, यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, क्रीमियन वॉर। जो क्रीमियन वॉर हुआ था उस टाइम फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा गया था कि मिलिट्री हॉस्पिटल्स आपको यहाँ पे स्थापित करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्थ रेट इज, बर्थ रेट क्या है ये आपको पूछा गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन ए, लाइव बर्थ बाई 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन। मिड ईयर पॉपुलेशन के अंदर 1000 लड़कों पर जो भी लाइव बर्थ होता है वो क्या कहलाता है, लड़कों पर बोल दीजिए या फिर जो भी बर्थ हो रहा है, मतलब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यानी कि 1000 बर्थ पे जो लाइव बर्थ है वो क्या कहलाती है, बर्थ रेट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर लेटेस्ट सेंसस सेक्स रेशियो इन मदर ऑफ फीमेल्स पर 1000 ऑफ मेल्स ऑफ चंडीगढ़ इज रिपोर्टेड टू बी। यानी आपको लेटेस्ट जो सेंसस सेक्स रेशियो है वो आपको पूछा गया था कि जो सेक्स मतलब लिंगानुपात है वो चंडीगढ़ का कितना है, लेटेस्ट आपको पूछा गया था। क्योंकि ये चंडीगढ़ का पेपर है तो चंडीगढ़ का ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको दे भी रखा है कि जो सेक्स रेशियो किसको बोलेंगे, यानी 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स है उसे क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो। तो आपको चंडीगढ़ का सेक्स रेशियो पूछा गया था, ये पेपर 2019 का। तो 2019 में कितना था, बी 818। यानी कि 2019 में जब आपको ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपको करेक्ट आंसर में क्या करना था, 818। ये सेक्स रेशियो था चंडीगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, This step of the nursing process includes the systemic collection of all subjective and objective data about the client, in which the nurse focuses holistically on the client physical, psychological, emotional, socio-cultural and spiritual aspects। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया था, नर्सिंग प्रोसेस से ये क्वेश्चन पूछा गया। आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर। देखिए यहाँ पे नर्सिंग प्रोसेस वो कौन सी स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस की जिसके अंदर सिस्टेमेटिकली डाटाज कलेक्ट किए जाते हैं, चाहे फिर वो सब्जेक्टिव हो चाहे फिर वो ऑब्जेक्टिव हो। यानी उन डाटाज को कलेक्ट करते हैं और फोकस करते हैं। यानी कि जो नर्स यहाँ पे जो डाटाज कलेक्ट कर रही है वो फोकस करेगी पेशेंट के ऊपर, यानी कि पेशेंट को मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। जब वो डाटाज कलेक्ट करेगी उसके बाद ही तो पता चल पाएगा कि पेशेंट के साथ क्या करना है। उसको होलिस्टिकली यानी कि फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, सोशियो कल्चरली और स्पिरिचुअली किस प्रकार से पेशेंट की हेल्थ को मेंटेन करना है। तो ये आपको पूछा गया कि कौन सी नर्सिंग प्रोसेस के अंदर जो भी डाटाज होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। दोस्तों आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन ए, असेसमेंट। यानी असेसमेंट के अंदर क्या करते हैं, डाटाज कलेक्ट करते हैं जो भी पेशेंट वहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद डाटाज कलेक्ट करने के बाद ही तो आप उसको केयर दे पाओगे। तो उसके बाद आप जो हेल्दी यानी कि कैसे पेशेंट की हेल्थ को मेंटेन करना है वो आप उसके बाद ही पता लगा सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या करना है, असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर ए नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल दो प्रकार के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। एक होते हैं मॉडिफाइबल, एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल का मतलब होता है जिनको हम मतलब जैसे किसी प्रकार की मतलब किसी को हैबिट है तो उसको हम रोक सकते हैं, मतलब उस पेशेंट को बोल सकते हैं कि ये आपको नहीं करना है। मतलब जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको हम इरेडिकेट कर सकते हैं, उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनके साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि उनको हम इरेडिकेट नहीं कर सकते ना ही एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे CAD यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज से रिलेटेड जो भी रिस्क फैक्टर्स है उनमें आपको बताना है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है।
ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन फर्स्ट ए ओबेसिटी, यानी कि किसी पेशेंट को ओबेसिटी हो रखी है तो पेशेंट को कहेंगे कि आप रनिंग कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, जिससे आपकी ओबेसिटी क्या हो, कम हो। तो ये क्या है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, इनको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर जैसे हेरिडिटी है, जेंडर है, एज है, क्या हम एज को किसी की एज को रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं रोक सकते। जेंडर मेल और फीमेल है, हालांकि इस प्रकार की टेक्निक्स अभी डेवलप हो चुकी है, लेकिन वो टेक्निक्स कामयाब नहीं होगी। तो जेंडर जो मेल और फीमेल है उनको भी हम चेंज नहीं कर सकते। हेरिडिटरी कोई भी जो भी करेक्टरिस्टिक्स है, जो भी गुण है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो हम ट्रीट नहीं कर सकते। ओके, तो मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल दोनों रिस्क फैक्टर्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन एडमिनिस्ट्रिंग सिंगल रेस्क्यूअर एडल्ट सीपीआर, व्हाट इज द ब्रीथ्स टू कंप्रेशन रेशियो, यानी कि एक रेस्क्यूअर है, कितना रेस्क्यूअर है, एक रेस्क्यूअर है, और वो सीपीआर किसी एडल्ट वन को दे रहा है। अब आपको यहाँ पे रेशियो पूछा गया है किसका, ब्रीथ एंड कंप्रेशन, ब्रीथ एंड कंप्रेशन का रेशियो आपको पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन ए, 2 ब्रीथ एवरी 30 कंप्रेशंस। जब 30 कंप्रेशंस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको 2 ब्रीथ करना है उस पेशेंट के साथ में, यानी कि उस पेशेंट को 2 ब्रीथ देना है, 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ, ये रेशियो आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि RBSK इज ए न्यू इनिशिएटिव एमिंग एट अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर टू कवर 4D डीज एंड विज, यानी कि जो RBSK एक प्रोग्राम है, एक कार्यक्रम का नाम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसको लाने का एक मुख्य उद्देश्य था, वो क्या था, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, कोई भी डिजीज कंडीशन है उसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना, और अर्ली इंटरवेंशन, और उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर देना। तो ये जो RBSK चलाया गया है वो बर्थ से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है, ताकि उनको जो भी डिजीज कंडीशन हो उनको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर ले और उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। तो इसके अंदर ये मतलब 4D को कवर करता है। ये 4D कौन कौन से हैं, 4D कौन कौन से हैं जिनसे जो भी जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चों को बचाया जा सकता है और आइडेंटिफाई किया जा सकता है दोस्तों। यहाँ पे आपको आंसर करना है ऑप्शन ए, डिफेक्ट्स एट बर्थ। अगर बर्थ पे कोई डिफेक्ट हुआ है उसको बचा सकते हैं RBSK के कार्यक्रम के तहत। कोई भी बच्चे को डेफिशिएंसीज हुई है तो उनसे भी हम ठीक कर सकते हैं, उनको जल्दी से आइडेंटिफाई करके। डिजीज कंडीशन बच्चे को हुई है तो उसको भी हम आइडेंटिफाई करके ठीक कर सकते हैं। डेवलपमेंट डिलेज इंक्लूडिंग डिसेबिलिटीज़, कोई भी यानी कि जो डेवलपमेंट डिलेज यानी कि डेवलपमेंट है बच्चे का वो नहीं हो पा रहा है तो उसकी वजह से कोई डिसेबिलिटी हुई है तो उसको भी हम जल्दी से आइडेंटिफाई करके ट्रीट कर सकते हैं। तो ये RBSK जो कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य है जो बर्थ से लेकर 18 साल तक के बच्चों को ये जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो ये 4D का मतलब आपको पूछा गया है, तो ये आपको करेक्ट आंसर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पॉजिटिव ओवर द काउंटर प्रेगनेंसी टेस्ट इज कंसिडर्ड ए, पॉजिटिव ओवर द काउंटर प्रेगनेंसी टेस्ट है वो कौन सा होगा दोस्तों? आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी, प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। चलिए इनको एक्सप्लेनेशन से जानते हैं, सभी साइन देख लेते हैं। प्रोबेबल साइन की बात करें तो प्रोबेबल साइन के अंदर आते हैं इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यानी कि बार बार पेशाब का आना। नेक्स्ट सॉफ्ट सर्विक्स, जो सर्विक्स है वो सॉफ्ट होगी। एब्डोमिनल ब्लॉटिंग या एनलार्जमेंट, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग भी होगी या फिर इसको बोल सकते हैं एब्डोमिनल एनलार्जमेंट होगा। साथ ही इंक्रीज स्किन पिगमेंटेशन इन द फेस, स्टोमक एंड एरियोला, एरियोला स्टोमक और फेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्किन पिगमेंटेशन हो जाएगा। तो ये क्या है, प्रोबेबल साइन है प्रेगनेंसी के। नेक्स्ट प्रिजम्पटिव साइन, ये भी प्रिजम्पटिव साइन क्या है, प्रेगनेंसी के है। एमनोरिया, नोजिया विथ और विदाउट वॉमिटिंग, नोजिया होगा वो वॉमिटिंग के साथ भी हो सकता है और वॉमिटिंग के बिना भी हो सकता है। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होगा, साथ ही टेंडरनेस, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट या फिर टेंडरनेस आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही फैटिग, पुअर स्लीप, बैक पेन, कॉन्स्टिपेशन, ये तो कुछ प्रिजम्पटिव साइन है जो प्रेगनेंसी को दर्शाते हैं। साथ ही यहाँ पे आपने गुडल साइन ये पढ़े होंगे, यानी जो चैडविक साइन है ये आपने पढ़े होंगे।
तो वो भी इसमें आते हैं प्रिजम्पटिव साइन के अंदर। बाकी हम ओबीजी के अंदर इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी आर दो साइन आर डेफिनेटली कन्फर्म्ड एज ए प्रेगनेंसी। जो पॉजिटिव साइन होते हैं वो प्रेगनेंसी को कन्फर्मली हमें पता चल जाता है पॉजिटिव साइन से कि हाँ प्रेगनेंसी हो रखी है। जैसे जो यूएसजी यानी अल्ट्रासोनोग्राफी से हम पता लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है, तो वो क्या है, पॉजिटिव साइन है। दे इंक्लूड फिटल हार्ट साउंड। फिटल हार्ट साउंड हम सुन के पता लगा सकते हैं कि हाँ प्रेगनेंसी कन्फर्मली मतलब कंसीव हो चुकी है। अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग से हम पता लगा सकते हैं फिटस है कि नहीं है, यानी प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। पाल्पेशन ऑफ द एंटायर फिटस को हम पाल्पेट करके पता लगा सकते हैं। पाल्पेशन ऑफ द फिटल मूवमेंट्स, फिटल में मूवमेंट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उससे हम पता लगा सकते हैं। एक्सरे से हम पता लगा सकते हैं। एंड एक्चुअल डिलीवरी ऑफ एन इन्फेंट, और एक्चुअल इन्फेंट की डिलीवरी होगी कि नहीं होगी, उससे हम पॉजिटिव साइंस का पता लगा सकते हैं। तो ये पॉजिटिव साइन तो कंफर्म बताते हैं कि प्रेगनेंसी हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। You are working in a pediatric unit of the hospital and caring for a 6-year-old boy who is hospitalized with cystic fibrosis and respiratory compromise. Which developmental task is the challenge for this boy at his age? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के आपको पूछा गया। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है वो आपको समझना है। क्वेश्चन में ऊपर क्या दिया गया है वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जो नीचे लाइन, जो लास्ट वाली लाइन होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। देखिए, आप एज ए नर्स पीडियाट्रिक यूनिट के अंदर काम कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल है उसकी पीडियाट्रिक यूनिट के अंदर आप काम कर रहे हैं, और वहाँ पे आप 6 साल के बच्चे की केयर कर रहे हैं। 6 साल के बच्चे की केयर कर रहे हैं, और उस बच्चे को क्या हो रखा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो रखा है, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज हो रखा है। देखिए, रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन उसको हो रखी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये लाइन तो आपको समझ में आ गई है यहाँ तक। अब आगे क्या पूछा गया, इस लाइन का इस लाइन से कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए क्या पूछा गया, विच डेवलपमेंटल टास्क इज द चैलेंज फॉर दिस बॉयज एट हिज एज। नहीं, आपको डेवलपमेंटल थ्योरी आपने पढ़ी होगी, इरिक इरिक्सन डेवलपमेंटल थ्योरी, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया। बस यहाँ पे जो ये फर्स्ट लाइन है इससे हम सिर्फ और सिर्फ ये समझ सकते हैं 6 साल का बच्चा है। कितने साल का, 6 साल का। तो इससे जो डेवलपमेंटल मतलब जो विकास होगा इस बच्चे का, या फिर जो डेवलपमेंटल थ्योरी आपने पढ़ी होगी इरिक इरिक्सन की, तो उसमें 6 साल में जो होता है वो क्या होता है डेवलपमेंटल, वो आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना है ऑप्शन बी। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया GMCS 2019 के अंदर। टू एस्टेब्लिश इंडस्ट्री एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, टू एस्टेब्लिश इंडस्ट्री एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है। मतलब कौन सा डेवलपमेंटल टास्क होगा यहाँ पे 6 साल के बच्चे के लिए, द एस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्री एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। बाकी क्वेश्चन एक और पूछा गया, वहाँ पे इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया, वो आपको अभी बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग विच वीक डज द फिटल हार्ट बीइंग पंपिंग इट्स ओन ब्लड। देखिए, कौन से वीक के अंदर जो फिटल हार्ट है वो अपने आप में ब्लड को पंप करने लग जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन ए, 3rd वीक। आप सभी को पता भी होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ कैंसर हैज़ द पोरेस्ट प्रोग्नोसिस। ये कौन से टाइप का कैंसर है जिसका पोरेस्ट प्रोग्नोसिस है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन सी, पैनक्रिएटिक कैंसर। पैनक्रिएटिक कैंसर का क्या है, पोरेस्ट प्रोग्नोसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टेज ऑफ इन्फेक्शन इज करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर आर। देखिए, जो इन्फेक्शन की स्टेज है उसको आपको करेक्ट सीक्वेंस में यहाँ पे एडजस्ट करना है, यानी कि जो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा वो करेक्ट ऑप्शन है जिसमें स्टेज ऑफ इन्फेक्शन क्या है, करेक्ट सीक्वेंस में जचे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी, द इंक्यूबेशन प्रोड्रोमल इंक्यूबेशन स्टेज, प्रोड्रोमल स्टेज, इलनेस एंड कन्वल्जेंस स्टेज। ये आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड आर गिवन गिव्स योर आंसर विद द हेल्प ऑफ द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट फर्स्ट के अंदर न्यूरॉन सिस्टम, लिस्ट सेकंड के अंदर एरियाज ऑफ ब्रेन, यानी जो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड है उनको आपको करेक्टली मैच करके यहाँ पे जो कोड वर्ड दिए गए हैं उनको आपको सही से मैच करके करेक्ट आंसर आपको करना है। दोस्तों पहले में न्यूरॉन सिस्टम, दूसरे में एरियाज ऑफ ब्रेन, यानी कि जो सिस्टम न्यूरॉन सिस्टम है वो ब्रेन के कौन से एरियाज के अंदर है ये आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है, यहाँ पे ऑप्शन आप पढ़ते रहना, मैं डायरेक्टली आंसर आपको बता देता हूँ। ऑप्शन डी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है।
यानी A3 जो एसिटाइल कोलिनर्जिक सिस्टम है वो पॉन्स एंड बेसल फॉर ब्रेन के अंदर होता है। नेक्स्ट है नोर एड्रिनर्जिक सिस्टम, ये होता है लुकस कोरिलियस नोर एड्रिनर्जिक सिस्टम। नेक्स्ट सीरोटोनर्जिक सिस्टम, ये राफे न्यूक्लियर के अंदर होता है। नेक्स्ट हाइपोक्रिटिनर्जिक सिस्टम, ये लेटरल हाइपोथैलेमस के अंदर होता है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन डी 3 4 1 2, इस प्रकार से आपको एडजस्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने का सबसे अच्छा मेथड कौन सा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी, इंक्रीज द इंटेक ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। हाई फाइबर डाइट आपको खिलानी है, तो आपको क्या करना है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है वो पेशेंट को ज़्यादा देने, जिससे कॉन्स्टिपेशन से रिलीव उस पेशेंट को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑफ द फॉलोइंग विच डिजीज कॉजेज मोस्ट डेथ वर्ल्ड वाइड। जो वर्ल्ड वाइड डिजीज मतलब वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा जो डेथ कंडीशंस अगर किसी डिजीज़ की वजह से होती है तो कौन सी डिजीज़ कंडीशन ही आपको पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा मौतें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ इन्फेक्शन। यहाँ पे आपको पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट ए, इन्फेक्शियस फ्लाई, ये क्या है, वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन कॉज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इन्फेंट बॉर्न विथ नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिपेलस हैज जस्ट हैड ए वेंटेरोपेरिटोनियल शंट इंसर्टेड इन एडिशन टू न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट, व्हाट मेजर्स शुड द नर्स यूज द चाइल्ड केयर प्लान। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। एक इन्फेंट है जिसका अभी जन्म हुआ और उसको नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस हो रखा है। देखिए नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस हो रखा है तो उसको वीपी संट भी लगा हुआ है, यानी कि वीपी संट उसको लगा दिया गया है। ये क्या है, इसका ट्रीटमेंट है। हाइड्रोसिफिलिस किसी को हो जाता है तो उसको वीपी संट जो है वो लगा दिया जाता है, ये इसका ट्रीटमेंट होता है। अब देखिए आपको न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट करना है एज ए नर्स, तो आप वहाँ पे क्या मेजरमेंट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, मेजर हेड एंड एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस। जो हेड है और जो एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस है उसको मेजर करके हम पता लगा सकते हैं कि इसको हाइड्रोसिफिलिस है या फिर मतलब हाइड्रोसिफिलिस से ट्रीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये आप पता लगा सकते हैं। वीपी सेंट उसको लगा हुआ है, हाइड्रोसिफिलिस उसको ऑलरेडी हो रखा है, तो आपको सिर्फ मेजरमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग 5 इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ अकरेंस। देखिए आपको यहाँ पे जो 5 इवेंट दिए गए हैं उनको अच्छे से मतलब करेक्टली ऑर्डर में आपको अरेंज करने हैं। देखिए यहाँ पे जो 5 ऑर्डर है वो आप पढ़ते रहना, यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ। कॉर्ड में आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन ए सबसे पहले होगा थर्ड, स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, यानी जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है वो सबसे पहले क्या होगी, स्टिमुलेट होगी। उसके जस्ट बाद क्या होगा, जो GRH है, GHRH है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, वो रिलीज होगा। जैसे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स मतलब स्टिमुलेट हुई, GHRH क्या हुआ, रिलीज हुआ। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GRH जो है वो रिलीज हुआ। जब GRH रिलीज होता है उसके बाद क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, स्टिमुलेट होती है। जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होगी तो GH यानी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करेगी। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जैसे रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, ओवेरेज को स्टिमुलेट करेगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे अरेंज करना है, यानी सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, इस प्रकार से आपको अरेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अक्रेंस इन पैनिक सर्किल। यानी पैनिक सर्किल की अक्रेंस में, यानी पैनिक सर्किल को आपको सही से जचाना है। मतलब किसी पर्सन को पेन हो रहा है यानी दर्द हो रहा है तो उसको किस सीक्वेंस में क्या क्या होगा उसको आपको करेक्ट इवेंट यानी करेक्ट अरेंजमेंट आपको यहाँ पे करना है। 4-5 आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे आपको इनको अरेंजमेंट करना है। कोड्स आपको दिए गए, तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सी, फर्स्ट 5 3 सेकेंड एंड फोर्थ। पहले फर्स्ट 5 3 सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट 5 3। तो देखिए यहाँ पे देखिए एप्रेशंस और वरी, सबसे पहले क्या होगा, एप्रेशंस और वरी, पेशेंट उदास आपको देखने को मिलेगा। देन क्या होगा, ट्रिगर्स स्टिमुलस होगा,
यानी जो ट्रिगर है वो स्टिमुलेट होंगे। स्टिमुलेट होने के बाद क्या होगा, परसीव्ड थ्रेट, जो भी कुछ हो रहा है यानी पैनिक, आपको मान लीजिए कि यहाँ पे एप्रेजेंस और वरी, यानी कि कोई भी आपको नुकीली चीज़ है वो आपको चुभ गई है, देन आपको क्या होगा, ट्रिगर स्टिमुलेट। जैसे आपको नुकीली चीज़ चुभी, उसके बाद जो है जो भी रिसेप्टर्स है वो स्टिमुलेट हुए, ट्रिगर्स स्टिमुलेट हुआ और वो इन्फॉर्मेशन लेके गया। जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन लेके गया तो आपको क्या हुआ, आपको पता चला कि अपने को कोई नुकीली चीज़ चुभ रही है। तो उसके बाद क्या होगा, बॉडी सेंसेशंस, बॉडी के अंदर सेंसेशंस जनरेट होंगे। बॉडी के अंदर जैसे सेंसेशंस जनरेट होंगे तो आपको क्या होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशन एज कैटास्ट्रॉफिक, यानी जैसे आपको सेंसेशन पता चले उसके बाद, यानी नुकीली चीज़ चुभ रही है तो आपने वहाँ से अपने हाथ को या फिर पैर को, जो जहाँ पर भी आपको नुकीली चीज़ चुभ रही है वहाँ से उस पार्ट को आपने हटा लिया। तो इस प्रकार से जो पैनिक सर्किल है तो वो अरेंजमेंट आपको यहाँ पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, while receiving blood transfusion the patient develops chills and headache, what should be the nurse initial action? ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी पर्सन को चल रहा है और उस पेशेंट के अंदर चिल्स एंड हेडेक डेवलप हो गया है, उसके अंदर क्या हो गया है, चिल्स एंड हेडेक डेवलप हो गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होगा नर्स का यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार हर एक एग्जाम में, एक दो एग्जाम को छोड़कर हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी, और मैं भी आपको ये क्वेश्चन बार बार बता चुका हूँ कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ब्लड को स्टॉप कर देना है। स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ब्लड को स्टॉप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द मोस्ट थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स फॉर मिस्टर श्याम, क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डाई। मिस्टर श्याम है वो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है एम आई गोइंग टू डाई, क्या मैं मरने वाला हूँ, तो आपका वहाँ पे थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट योर कंडीशन एंड प्रोग्नोसिस। ये सिर्फ तुम अपनी कंडीशन के बारे में और प्रोग्नोसिस के बारे में बता रहे हो, आप मरने वाले नहीं हो। ऐसा नहीं कहना पेशेंट को कि आप मर रहे हो या फिर मरने वाले हो, पेशेंट को टेंशन होगी और वो जल्दी मर जाएगा, उसको आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट दीजिए जिससे वो ज़्यादा सर्वाइव कर सके, अच्छे से वो ठीक जल्दी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ए कॉमन इंडिकेशंस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ए पेरिफेरल इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। यानी जो पेरिफेरल इंट्रावेनस इन्फ्यूजन है वो किसी पर्सन को चल रहा है और उसमें इन्फिल्ट्रेशन की कंडीशन कॉज हो गई है, तो इन्फिल्ट्रेशन का आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन ए, रेडनेस एंड स्वेलिंग अराउंड द इंसर्शन साइट। जहाँ पे आईवी इन्फ्यूजन चल रहा है पेरिफेरल साइट पे, वहाँ पर रेडनेस होगी, साथ में स्वेलिंग होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि इस पर्सन को क्या हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस बबीता इज इन द इमरजेंसी रूम आफ्टर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन ए ट्रैफिक एक्सीडेंट, व्हाट वुड बी एन अर्ली साइन ऑफ हेमरेजिक शॉक। देखिए एक इमरजेंसी रूम के अंदर मिस बबीता नाम से एक पेशेंट जो है वो एडमिट हुई है, उसका ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है। अब आपको यहाँ पे पूछा गया कि हेमरेजिक शॉक का अर्ली साइन कौन सा है, यानी कि उसको हेमरेजिक शॉक हुआ है और उसमें अर्ली साइन सबसे पहले क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन सी, इंक्रीज्ड पल्स। उसकी पल्स है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी जब आप मॉनिटर करेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Miss Anita asks the nurse when she can start eating after surgery. What is the most appropriate response by the nurse? देखिए पेशेंट का नाम है मिस अनीता, द नर्स व्हेन शी कैन स्टार्ट, यानी कि वो नर्स से पूछती है कि क्या मैं सर्जरी के बाद खाना खा सकती हूँ। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स। अब यहाँ पे नर्स क्या अपना रेस्पॉन्स देगी, मतलब मिस अनीता जो नर्स को पूछ रही है कि मैं सर्जरी के बाद क्या खाना खा सकती हूँ, तो नर्स यहाँ पे क्या कहेंगी उस मिस अनीता को। तो देखिए यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन से, यू विल लाइकली स्टार्ट ऑन क्लियर फ्लूइड्स वंस बॉवल साउंड्स कैन बी हियर्ड। जी हाँ, आप खाना खा सकते हैं, लेकिन कब, जब बॉवल साउंड्स अपीयर हो जाए, जब बॉवल साउंड्स सुनाई दे उसके बाद आपको
आप खाना तो नहीं खा सकते, लेकिन क्लियर फ्लूइड आप ले सकती है। सर्जरी के बाद डायरेक्टली आप खाना नहीं खिला सकते, पहले क्लियर फ्लूइड देना होता है, उसके बाद सेमी यानी कि उसके बाद सेमी सॉलिड, उसके बाद सॉलिड। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस करके आप पेशेंट को खाना खिलाना होता है। तो सर्जरी के बाद इस प्रकार से आपको प्रोसेस के थ्रू मतलब खाना उसको खिलाना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बॉवल साउंड अपीयर हो जाए या फिर हियर्ड हो जाए, उसके बाद ही क्लियरली फ्लूइड आपको उस पेशेंट को देना है। बाकी आपको कोई भी चपाती इस प्रकार से मतलब चावल इस प्रकार से आपको कुछ भी नहीं खिलाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when caring for a infant during cardiac arrest which pulse must be palpated to determine cardiac function। नहीं, एक बच्चे को आप कैरी कर रहे हैं जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो आप यहाँ पे कार्डियक फंक्शन को चेक करने के लिए कौन सी पल्स आप पाल्पेट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन बी, ब्रेकियल पल्स। जो ब्रेकियल पल्स है उससे आप पता लगाएंगे कि कार्डियक फंक्शन हो रहे हैं प्रॉपरली या नहीं हो रहे हैं। बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्रेकियल पल्स चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू एविडेंस टू असर्ट वेदर और नॉट एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कंडीशंस हैज़ मेड द डिफरेंस रेफर्स टू। ये आपको डेफिनेशन दी गई है, एविडेंस टू असर्ट वेदर और नॉट एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट या कंडीशन हैज़ मेड बाय डिफरेंस, यानी ये आपको वैलिडिटी की डेफिनेशन दी गई है। तो कौन सी वैलिडिटी को यहाँ पे रेफर करता है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन बी, इंटरनल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच नर्सिंग थ्योरिस्ट बिलीव्स दैट मोस्ट पेशेंट आर कैपेबल फॉर परफॉर्मिंग सेल्फ केयर, यानी कौन सी नर्सिंग थ्योरी है जो बताती है कि मोस्ट ऑफ जो भी पेशेंट्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं अपनी खुद की केयर करने के लिए। दोस्तों ये आपको बताना है, यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन ए, डोरथिया उर्मी। यानी जो उर्मी थ्योरी है वो बताती है सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी को, यानी ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, select the anatomic malformations associated with the teratology of Fallot, यानी आपको यहाँ पे टेराटोलॉजी ऑफ फेलोट से जुड़ी हुई जो एनाटॉमिक मालफॉर्मेशंस है वो कौन कौन से हो सकते हैं वो आपको यहाँ पे चूज करने हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड ओवरराइडिंग आयोटा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड पल्मोनरी स्टेनोसिस। ये टेराटोलॉजी ऑफ फेलोट से जुड़े हुए मालफॉर्मेशंस है जो कंडीशंस यहाँ पे TOF की वजह से मतलब हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रीनल कैल्कुलाई, मतलब रीनल कैल्कुलाई डेवलपमेंट होने के पीछे क्या कारण हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, गाउट। गाउट जो डिजीज कंडीशन है इसकी वजह से रीनल कैल्कुलाई हो सकती है। गाउट के अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन हो जाता है, यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से गाउट डिजीज कंडीशन होती है। एलोप्रिनोल इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ये आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द क्रेनियल नर्व पेयर्ड विथ इट्स नेम करेक्टली। यहाँ पे आपको मतलब अलग अलग चार ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें आपको एक जो क्रेनियल नर्व है वो बिल्कुल सही अटैच की गई है, मतलब सही से यहाँ पे करेक्ट मैच की गई है, वो कौन सी ये आपको चूज करना था। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए, द 12th क्रेनियल नर्व हाइपोग्लोसियल नर्व, मतलब जो 12वीं क्रेनियल नर्व है उसका क्या नाम है, हाइपोग्लोसल नर्व। बाकी यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस और दिए गए ये क्या है, गलत मैच किए गए हैं। यहाँ पे टोटल जो क्रेनियल नर्व्स है 12 है, उनके सारे नाम यहाँ पे दिए गए। पहली कौन सी है, ऑल्फैक्टरी, नेक्स्ट ऑप्टिक, नेक्स्ट ऑक्यूलोमोटर, नेक्स्ट ट्रोक्लियर, नेक्स्ट ट्राइजेमिनल, नेक्स्ट एब्डोसेंस, नेक्स्ट फेशियल, नेक्स्ट वेस्टिबुलोकॉक्लियर, नेक्स्ट है ग्लोसोफेरिंजियल, नेक्स्ट वेगस, नेक्स्ट असेसरी एंड नेक्स्ट है हाइपोग्लोसल। तो जो 12th क्रेनियल नर्व कौन सी है, हाइपोग्लोसल। बाकी जो ऑप्शंस आपको दिए गए थे वो क्या है, इनकरेक्ट मैच है। तो यहाँ से आप सभी क्रेनियल नर्व्स को याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट कुड बी एक्सपेक्टेड डेट डिलीवरी डेट फॉर द वुमेन हु गॉट हर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन 20 अप्रैल 2018। नहीं, आपको EDD बतानी है, LMP आपको दे रखी है 20 अप्रैल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 9 मंथ प्लस 7 डे आपको ऐड करने हैं, आपके पास में आ जाएगी EDD। देखिए 20 अप्रैल है तो सीधी सी बात है इसमें 7 आप ऐड करेंगे कितने आ जाएंगे,
27। अब देखिए यहाँ पे 27 के दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो है 27 जनवरी 2019, एक है 27 फरवरी 2019। तो वो आपको जो 9 महीने हैं वो आपको ऐड करने होंगे। जैसे आप ऐड करेंगे तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी 27 फरवरी 2019, सॉरी 27 जनवरी 2019। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या कर देना है, ऑप्शन ए 27 जनवरी 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए 4 year old चाइल्ड ओल्ड फीमेल चाइल्ड सफर्ड सीवियर बर्न्स इन ए हाउस फायर। एक 4 साल की बच्ची है जो हाउस फायर में क्या हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा वो जल चुकी है। हाउ विल यू एग्जामाइन द एक्सटेंट फॉर ऑफ हर बर्न्स। ये जो बच्ची या फिर ये जो 4 year की फीमेल है जो बर्न हुई है, इसको आप कैसे एग्जामाइन करेंगे, कौन से फॉर्मूले से आप इसको एग्जामाइन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन बी, बाय यूजिंग लून्स एंड ब्रॉडर्स चार्ट। जो लून्स एंड ब्रॉडर्स चार्ट है, इससे हम जो भी इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस होते हैं उनके जो बर्न की सीवियरिटी है उनको हम इससे एग्जामाइन करते हैं। देखिए इसको एक्सप्लेनेशन से और थोड़ा सा जान लेते हैं। फॉर चिल्ड्रंस एंड इन्फेंट्स द लून्स एंड ब्रॉडर्स चार्ट इज यूज्ड टू असेस द बर्न बॉडी सरफेस एरिया। जो भी बर्न हुआ है बॉडी सरफेस का एरिया, उसको यानी कि जो भी बच्चे होते हैं और जो इन्फेंट होते हैं और चिल्ड्रंस होते हैं उनमें अगर बर्न होता है तो उनको एग्जामाइन करने के लिए कौन से चार्ट यूज़ किया जाता है, लून्स एंड ब्रॉडर चार्ट। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फीमेल क्लाइंट हु हैज जस्ट बीन डायग्नोस्ड विथ हेपेटाइटिस ए आस्क्स हाउ वुड आई हैव गोट द डिजीज दिस डिजीज, व्हाट इज द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स। देखिए एक फीमेल है वो अभी भी डायग्नोस हुई है हेपेटाइटिस ए से, और वो महिला आपको पूछ रही है कि ये जो डिजीज कंडीशन हुई है वो मुझे कैसे हुई है। अब आप एज नर्स वहाँ पे क्या कहेंगे, मतलब क्या उनको कहेंगे कि आपको इस वजह से डिजीज कंडीशन हुई है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन ए, यू मे हैव बीन ईटन कंटामिनेटेड रेस्टोरेंट फूड। यानी आपने कंटामिनेटेड रेस्टोरेंट फूड खाया है, उसकी वजह से आपको ये डिजीज कंडीशन क्या हुई है, कॉज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द क्राइटेरियन दैट इज कपल्ड विथ इट्स इंडिकेशन ऑफ गेस्टेशनल एज और बर्थ वेट। यहाँ पे आपको क्राइटेरियन मतलब आपको एक वो क्राइटेरिया बिल्कुल सही बताना है जिससे गेस्टेशनल एज और बर्थ वेट को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे देखिए आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन डी, अप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज द न्यूनेटल वेट लाइज इन द रेंज ऑफ 10th to 19th परसेंटाइल। यहाँ पे जो गेस्टेशनल एज है उसके लिए जो अप्रोप्रिएट एज है, मतलब जो बर्थ वेट है वो क्या रहेगा, न्यूनेट वेट है वो कितना रहेगा, 10 से 90 परसेंटाइल रेंज के अंदर रहेगा। तो ये आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड करेक्टली विथ इट्स डिस्क्रिप्शन अबाउट स्केलेटल फ्रैक्चर। स्केलेटल फ्रैक्चर को लेकर यहाँ पे जो मतलब जो पेयर के अंदर यहाँ पे अलग अलग पेयर दिए गए हैं उनमें से कौन सा एक बिल्कुल सही मैच किया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए, एन एवल्जन फ्रैक्चर। एवल्जन फ्रैक्चर का मतलब है ए फ्रैक्चर दैट एक्सट्रैक्ट ए पार्ट ऑफ बोन फ्रॉम लिगामेंट और टेंडन। यानी एवल्जन फ्रैक्चर का मतलब है जो लिगामेंट और जो टेंडन है वहाँ से बोन का डिसलोकेट हो जाना है, यानी वहाँ से ब्रेक डाउन हो जाना, क्या कहलाता है, एवल्जन फ्रैक्चर। ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर आप सभी को पता होगा, मोस्टली इन्फेंट्स के अंदर होता है। चलो इसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू और जान लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। A granitic fracture is a fracture in a young soft bone in which the bone bends or breaks। ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है, जो फ्रैक्चर है मतलब जो सॉफ्ट बोन होती है उनके अंदर फ्रैक्चर होता है, उनके अंदर बैंड हो जाता है या फिर उनके अंदर ब्रेकडाउन हो जाता है। ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर अकर्स मोस्ट ऑफनली ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड व्हेन बोन्स आर सॉफ्ट। ये मोस्टली बच्चों के अंदर, इन्फेंट और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर मोस्टली ये देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी बोन क्या होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, तो उनके अंदर ये फ्रैक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट कंप्लीट फ्रैक्चर। कंप्लीट फ्रैक्चर का मतलब है द ब्रेक्स गोज कंप्लीटली थ्रू द बोन सेपरेटिंग इन इट इन टू। यानी कि
जो बोन है वो कंप्लीटली फ्रैक्चर हो जाती है, मतलब दो भागों में डिवाइड हो जाती है, वो कहलाती है कंप्लीट फ्रैक्चर। नेक्स्ट पैथोलॉजिक फ्रैक्चर इज ए ब्रोकन बोन दैट्स कॉज्ड बाय डिजीज रेदर देन एन इंजरी। बिना किसी इंजरी के अगर किसी डिजीज कंडीशन की वजह से बोन में फ्रैक्चर होता है यानी ब्रेक डाउन होता है तो वो क्या कहलाता है, पैथोलॉजिक फ्रैक्चर। यानी डिजीज कंडीशन की वजह से होने वाले ब्रेक डाउन के, मतलब बोन के ब्रेक डाउन को क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम इंडिकेट्स सैलिसिलेट टॉक्सिसिटी। सैलिसिलेट टॉक्सिसिटी का कौन सा साइन सिम्टम है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए उनमें से आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है ऑप्शन डी, रिंगिंग इन ईयर्स। अगर इसको उसमें बोले मतलब टर्म में बोले तो क्या बोलेंगे, टिनिटस। क्या बोलते हैं, टिनिटस। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में, यहाँ पे जो अर्ली साइन एंड सिम्टम है सैलिसिलेट टॉक्सिसिटी को कौन कौन से, नोजिया, वॉमिटिंग, डायफोरेसिस एंड टिनिटस आर द अर्लीस्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सैलिसिलेट टॉक्सिसिटी। ध्यान रखना आपको, नेक्स्ट जो फ्यूचर एग्जाम में है ये ऑप्शन ना देखे, यहाँ से आपको डायफोरेसिस दे दे या फिर आपको नोजिया दे दे या फिर वॉमिटिंग दे दे, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये अर्लीस्ट साइन सिम्टम है सैलिसिलेट टॉक्सिसिटी के, नोजिया, वॉमिटिंग, डायफोरेसिस एंड टिनिटस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिनरी ब्लैडर्स इज लाइंड विथ। जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर कौन से एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इमरजेंसी रूम नर्स इज असेसिंग ए 22-year-old मेल हु हैज़ बीन यूजिंग ऑपिएट्स, व्हाट सिम्टम्स इंडिकेट दैट द क्लाइंट हैज़ ओवरडोज। देखिए एक 22 साल का व्यक्ति है जो इमरजेंसी रूम के अंदर अभी शिफ्ट हुआ है और उसने बहुत ज़्यादा ऑपियोइड्स का यूज़ किया है। अब आपको यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सा सिम्टम है वो इंडिकेट करता है ऑपियोइड्स की ओवरडोज उस पर्सन को हुई है, पर्सन को ऑपियोइड्स की ओवरडोज हुई है तो उसकी वजह से कौन सा सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन ए, कॉन्स्ट्रिक्टिव प्यूपिल्स एंड हाइपोटेंशन। यानी कि आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या करना है, ऑप्शन ए, जो प्यूपिल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होगी और साथ में हाइपोटेंशन की कंडीशन उस पर्सन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट द नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किजोफ्रेनिया। स्किजोफ्रेनिया का कौन सा एक नेगेटिव सिम्टम नहीं है। यहाँ पे जो पेयर्स आपको दिए गए हैं वो सभी है, जो पेयर्स हैं इनमें से एक ऐसा पेयर भी है जो स्किजोफ्रेनिया का नेगेटिव सिम्टम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या करना है, ऑप्शन डी, हेलुसिनेशंस एंड बिजारेज बिहेवियर। बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो क्या है, नेगेटिव सिम्टम्स है स्किजोफ्रेनिया के जो पेयर में आपको दिए गए हैं, इमोशनल फ्लैटनिंग एंड एसोशियलिटी, एनाडोनिया एंड मोटिवेशन, पॉवर्टी ऑफ स्पीच एंड अपैथी। ये क्या है, सभी नेगेटिव सिम्टम्स है स्किजोफ्रेनिया के। नहीं आप बोल सकते हैं कि स्किजोफ्रेनिया के नेगेटिव सिम्टम को लेकर यहाँ पे आपको एक्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यही आपको करेक्ट आंसर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज प्रोवाइडिंग ए टीचिंग सेशन टू ए क्लाइंट हु हैज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस, द नर्स विल इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट फॉर विच डाइट। देखिए यहाँ पे नर्स जो है वो टीचिंग सेशन यानी कि वो पर्सन को बता रही है जिसको क्या कंडीशन हो रखी थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब नर्स उसको क्या इंस्ट्रक्ट करेगी यानी कि उसको क्या कहेगी, कौन सा वो खाना लेना आपको जिससे ये कंडीशन वापस ना हो। तो उस पर्सन को डाइट के बारे में नर्स बता रही है तो क्या बताएगी। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, लो रेजिड्यू एंड लो फाइबर डाइट। लो फाइबर डाइट एंड लो रेजिड्यू डाइट आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज वुड बी ए 70-year-old एडल्ट बी प्लेस्ड इन। देखिए 70-year-old जो पर्सनस होते हैं यानी एडल्ट वन है वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये आपको पूछा गया है कौन सी कैटेगरी इनकी होती है। दोस्तों ये इरिक्शन की थोड़ी सी अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था, 6 साल के बच्चे का 6 ईयर का जो बच्चा था उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि सिस्टिक फाइब्रोसिस और का रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइजेज हो रखे हैं, कौन सा डेवलपमेंटल टास्क होगा। तो यहाँ पर देखिए 70 साल के पर्सन का आपको पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, इंटीग्रिटी वर्सेज डिस्पेयर। अब हम जो भी इरिक्शन की थ्योरी के अंदर जितने भी डेवलपमेंटल टास्क है वो सभी देख लेते हैं। पहला है यहाँ पे एट स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट होते हैं, कौन कौन से हैं। पहला है बर्थ टू 12 मंथ यानी कि जन्म से लेकर 1 साल तक क्या होता है, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। दोस्तों आप याद कर लेना, ये आप याद कर लेना, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
जन्म से लेकर 1 साल तक ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। नेक्स्ट ऑटोनॉमी वर्सेज सेम या डाउट, ये 1 साल से 3 साल तक के होते हैं। नेक्स्ट इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, ये 3 से 6 साल तक होता है। नेक्स्ट इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियोरिटी, ये 6 साल से लेकर 12 साल तक होता है। अब देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी वर्सेज कन्फ्यूजन, 12 साल से 18 साल तक का होता है। नेक्स्ट इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन, ये 18 से 40 साल की एज के अंदर होता है। नेक्स्ट जनरेटिविटी एंड स्टेगनेशन, ये होता है 40 से 65 साल के अंदर। नेक्स्ट इंटीग्रिटी वर्सेज डिस्पेयर, ये ओवर 65 ईयर, यानी 65 साल से ऊपर की जो एज के होते हैं उनके अंदर इंटीग्रिटी वर्सेज डिस्पेयर होता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 70 साल यानी कि 65 से अबव है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रिटी वर्सेज डिस्पेयर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो स्टेज दे रखी है ये कंप्लीटली आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रूसमाइड एक्ट्स ऑन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के कौन से पार्ट के अंदर फ्रूसमाइड काम करती है, वर्क करती है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी, असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हैनले। असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हैनले, यहाँ पे वर्क करती है फ्रूसमाइड, नेफ्रॉन के इस पार्ट में वर्क करती है फ्रूसमाइड। देखिए यहाँ पे फ्रूसमाइड क्या काम करती है, फ्रूसमाइड एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग द ल्यूमिनल सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोरेटर in the thick ascending limb of the loop of Henle by binding to the chloride transport channel, thus causing more sodium chloride and potassium to stay in the urine। देखिए जो फ्रूसमाइड है वो क्या करती है, वो इनहिबिट करती है जो सोडियम पोटेशियम और जो क्लोराइड को ट्रांसपोरेटर है उस ल्यूमिनल के जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले वहाँ पे जाके किससे बाइंड होगी, क्लोराइड ट्रांसपोर्ट चैनल से। और ये क्या करेगी, ये क्या करेगी फ्रूसमाइड, जो भी बॉडी के अंदर ज़्यादा सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, उनको यूरिन के साथ बाहर निकाल देगी। एक होती है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, स्पाइरोलैक्टोन आपने सुनी होगी, वो क्या करती है, पोटेशियम को बॉडी के अंदर बचाए रखती है, बाकी जो सोडियम क्लोराइड है उसको मतलब उसके एक्सेस को बाहर निकाल देती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when teaching the caregivers of a patient who has dementia of the Alzheimer's type, a nurse should stress the importance of। नर्स क्या कर रही है, टीचिंग दे रही है, मतलब केयर पेशेंट को प्रोवाइड कर रही है। पेशेंट कौन सा है, डिमेंशिया, अल्जाइमर टाइप डिमेंशिया उसको हो रखा है, नर्स उसको टीचिंग दे रही है। अब यहाँ पे नर्स जो है वो कौन सी चीज़ को इम्पोर्टेंस देगी, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी, प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट। अगर अल्जाइमर टाइप डिमेंशिया का कोई पर्सन है तो उसको प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट यानी कि उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है जहाँ पे वो अच्छा महसूस कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द कॉग्निटिव ट्रायड ऑफ डिप्रेशन। जो डिप्रेशन का कॉग्निटिव ट्रायड है उसको निम्नलिखित में से कौन एक डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि डिप्रेशन का कॉग्निटिव ट्रायड आपको यहाँ पे पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है और आपको पूछा जा सकता है कि डिप्रेशन का कॉग्निटिव ट्रायड बता दीजिए, और सेम एज इट इज आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना होगा होपलेसनेस, वर्थलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए 65-year-old पेशेंट विथ न्यूमोनिया इज रिसीविंग जरामाइसिन, यानी ग्रामाइसिन यानी जेंटामाइसिन का ब्रांड नेम आपको दिया गया है। इट वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू मॉनिटर विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी वैल्यूज इन दिस पेशेंट। यानी पेशेंट 65 ईयर का है, मतलब 65 साल का एक पेशेंट है जिसको न्यूमोनिया हो रखा है और उसको जेंटामाइसिन दिया जा रहा है। यहाँ पे अब आपको पूछा गया कि एज नर्स यहाँ पे आप क्या मॉनिटर करेंगे, कौन सी लेबोरेटरी वैल्यूज़ उस पेशेंट की मॉनिटर करते रहेंगे जब उसको जेंटामाइसिन दिया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन बी, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन ये आपको मॉनिटर करना है अगर पेशेंट को जेंटामाइसिन दिया जा रहा है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a man is admitted to the telemetry unit for evaluation of complaints of chest pain 8 hours. After admission, the patient goes into ventricular fibrillation. The physician defibrillates the patient. The nurse understands that the purpose of defibrillation is to। देखिए एक पेशेंट है वो एडमिट हुआ है कहाँ पर, टेलीमेट्री यूनिट के अंदर, वहाँ पे इवेलुएट किया गया चेस्ट पेन की कंप्लेन वो कर रहा है।
आफ्टर 8 आवर आफ्टर एडमिशन, जब उसका एडमिशन हो गया उसके 8 घंटे बाद उसको वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन दिया जा रहा है। मतलब जो वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन है वो उस पेशेंट को दिया गया। फिजिशियन डिफिब्रिलेट द पेशेंट, यानी फिजिशियन जो है वो उस पेशेंट को डिफिब्रिलेट कर रहा है। अब देखिए नर्स पहचान गई है कि जो फिजिशियन ने डिफिब्रिलेट किया है वो क्यों किया है, ये आपको बताना है। उस पेशेंट को डिफिब्रिलेट क्यों किया है दोस्तों, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी, कॉज एसिस्टोल सो द नॉर्मल पेसमेकर कैन रिकैप्चर, यानी जो पेसमेकर है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, उसकी वजह से उसको डिफिब्रिलेट किया गया, जिससे जो पेसमेकर है वो वापस से नॉर्मल अपना फंक्शन करने लग गया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, ए परसेप्शन दैट अकर्स व्हेन सेंसरी स्टिमुलस इज प्रेजेंट बट इज इनकरेक्टली परसाई एंड मिस इंटरप्रेटेड इज नोन एज, यहाँ पे आपको इल्यूजन की डेफिनेशन दी गई है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी, इल्यूजन का मतलब है यहाँ पे कि सेंसरी स्टिमुलस तो प्रेजेंट है, लेकिन मिस इंटरप्रेटेड करना या फिर उसको रॉन्ग परसीव करना क्या कहलाता है, इल्यूजन। जैसे रस्सी पड़ी हुई है और उसको सांप समझ ले तो ये क्या है, इल्यूजन है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और है हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन के अंदर क्या होता है, हेल्यूसिनेशन के अंदर जो स्टिमुलस है वो प्रेजेंट नहीं होता है, यानी यहाँ पे डेफिनेशन देख लीजिए, हेल्यूसिनेशन इज ए परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल स्टिमुलस दैट हैज़ ए क्वालिटीज ऑफ ए रियल परसेप्शन। यहाँ पे मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं होता है, लेकिन इंटरनली उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई है, तो वो क्या कहलाता है, हेल्यूसिनेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे जब हम इसको डिस्कस में मतलब एक्सप्लेनेशन, यानी उसको अच्छे से जब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ए डिल्यूजन इज ए फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ दैट इज नॉट एबल टू चेंज द लाइट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एविडेंस। यानी डिल्यूजन क्या होता है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ होता है जिनका किसी भी एविडेंस से कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियोलॉजिज्म, एक जो ऑप्शंस और जो बच गया नियोलॉजिज्म, इसका मतलब होता है न्यू वर्ड्स। नियोलॉजिज्म इज ए न्यू वर्ड्स और एक्सप्रेशन और ए न्यू मीनिंग फॉर एन एक्सिस्टिंग वर्ड, यानी ऐसे वर्ड्स जनरेट करना जिनका कोई मतलब ही नहीं है। ये साइकेट्रिक पेशेंट्स जो है वो ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं या ऐसे वर्ड्स जनरेट करते हैं जिनका कोई मीनिंग ही नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, नियोलॉजिज्म। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, और जो नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चंस है वो बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे सेकंड पार्ट के अंदर, तो उसे भी आप देखना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।